छठी शक्ति का सिद्धांत नदी का वेग और परिवहन की क्षमता से संबंधित है। तो छठी शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? गिलबर्ट बोधे ने दिया। क्या है? नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो नदी में जो परिवहन करने वाले जो अवसाद भार है उसमें 64 गुना अर्थात 6 के गुणज में वृद्धि हो जाएगी। तो परिवहन करने की क्षमता में 64 गुना वृद्धि हो जाएगी। ये क्या है? छठी शक्ति का सिद्धांत। जो विद्यार्थी क्लास में नहीं आ रहे हैं उसके लिए तो छठी शक्ति का सिद्धांत छठी शक्ति का ही सिद्धांत है। तो इसलिए मैं उन विद्यार्थियों से भी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को क्लास के अंदर भेजें और जो नहीं आ रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इन छोटे छोटे प्रश्न, और यही यूजीसी नेट के अंदर स्कूल लेक्चर के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, छठी शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो जी के गिलबर्ट महोदय ने छठी शक्ति के सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। नदी का वेग और परिवहन करने की क्षमता से संबंधित जी के गिलबर्ट महोदय ने छठी शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो नदी में परिवहन करने की जो क्षमता है वो 64 गुना वृद्धि हो जाती है। ये है छठी शक्ति का सिद्धांत। तो नंबर 1 प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या है। इससे पूर्व जो हमने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, ज्वालामुखी क्या है, यानी ज्वालामुखी को परिभाषित कीजिए, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। थोड़ा सा इसको घुमाया कि ज्वालामुखी क्रिया क्या है। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं पहले तो इसे देखेंगे, फिर ज्वालामुखी क्रिया क्या है। तो हमने देखा था कि ये अपना ज्वालामुखी शंकु। तो ज्वालामुखी के शंकु में जिस माध्यम से लावा निकलता है वो बेसिकली गोल लंबी चपटी लंबी नली होती है, जिसका संबंध किससे होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानी चूर्ण का घुलावा गाढ़ा लसलसा पदार्थ होता है जिसको बेसिकली कहते हैं मैग्मा। तो ज्वालामुखी कहते किसे? ज्वालामुखी प्राय गोल या कुछ गोल आकार की चपटी लंबी नली है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ठोस में क्या आ जाएगा? विभिन्न प्रकार के चट्टानी चूर्ण, जिसमें राख से लेकर बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जिसको भूगोल में कहते हैं बम, वो निकलते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं द्रव पदार्थ जिसमें चट्टानी चूर्ण का घुलावा गाढ़ा पदार्थ जिसको कहते हैं मैग्मा। फिर यदि हम बात करते हैं तरल गैसीय पदार्थों में विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है। यूजीसी नेट में पूछा गया गैसीय पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा किसकी? तो 60 से 90% मात्रा होती है, वो होती है जलवाष्प। और जलवाष्प दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समेकन से जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यानी ज्वालामुखी गैसीय पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा 60 से 90%, ये भी यूजीसी नेट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी तो क्या होगी, रटने की आवश्यकता नहीं। ज्वालामुखी प्राय गोल या कुछ गोल आकार की चपटी लंबी है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा भंडार से होता है और वहां से विभिन्न प्रकार के ठोस द्रव गैसीय पदार्थ निकलते हैं, वो क्या है? ज्वालामुखी है। वो हम इससे पूर्व वाले वीडियो में भी अवलोकन कर चुके हैं। अब इसके अंदर पूछा गया ज्वालामुखी क्रिया क्या है। तो ज्वालामुखी क्रिया को इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर देखिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान और जल के साथ चट्टानी चूर्ण का गाढ़ा लसलसा पदार्थ होता है मैग्मा। और मैग्मा का निर्माण कब होगा? जब ताप और दाब लगेगा तो ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में जल के साथ घुलकर यानी गाढ़ा लसलसा पदार्थ बन जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के चट्टानी चूर्ण होते हैं। तो मैग्मा यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर मैग्मा के भूपरपट्टी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने और कई बार दबाव होता है पृथ्वी के भूपरपट्टी को तोड़कर पृथ्वी के बाह्य भाग के अंदर ज्वालामुखी शंकु है या क्रेटर है या कोल्डेरा है, ज्वालामुखी पर्वत है, पठार है, इनके निर्माण की जो ये संपूर्ण प्रक्रिया है यह बेसिकली क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो रटने की आवश्यकता नहीं। ज्वालामुखी क्रिया से तात्पर्य पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर मैग्मा के पृथ्वी के भूपरपट्टी के अंदर
विभिन्न स्थलाकृतियों में जमने, जिसमें हमने देखा था ज्वालामुखी के द्वारा निम्न स्थलाकृतियां लैकोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक, सीट, जिसको एक डायग्राम के माध्यम से इजी वे में समझा था। तो उसके अंदर भी आप दे सकते हो, वहां भी परिभाषित किया गया है, तो रटने की आवश्यकता नहीं। ज्वालामुखी क्रिया के अंदर देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर भूपर्पट्टी के अंदर मैग्मा के जमाव तथा भूपर्पट्टी को तोड़कर ज्वालामुखी के लावा के बाह्य भाग में जमने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो कहलाती है ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर मैग्मा निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण से लेकर यानी जो हमारी ऊपरी भूपर्पट्टी है उस पर जमने से, जैसे हमारा प्रायद्वीप के पठारी भाग है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निकले लावा के द्वारा निर्मित लावा पठार है। तो इस प्रकार जापान के अंदर फुजियामा पर्वत है, वो भी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है। या बेल्फोरित पृथ्वी के आंतरिक भाग की सर्वाधिक बड़ी स्थलाकृति है, वो भी इसके अंदर प्रमुख रूप से यानी शामिल करते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं, डायग्राम के माध्यम से ये मैग्मा है, मैग्मा के आसपास यानी भूपर्पट्टी के आंतरिक भाग में जैसे ये स्थलाकृतियां यानी मैग्मा जमता है, कई बार दबाव ज्यादा भूपर्पट्टी को तोड़कर, जैसे ये ज्वालामुखी शंकु है, शंकु का निर्माण हो गया। ज्वालामुखी ऊपरी यानी भाग जो कीपाकार आकृति में होता है जिसको कहते हैं क्रेटर, और इस क्रेटर में जो वर्षा का जल भर जाता है तो बन जाती है क्रेटर झील। तो इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है कि ज्वालामुखी के अंदर देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर आंतरिक भाग में मैग्मा के जमने तथा भूपर्पट्टी को तोड़कर विभिन्न सतल रूपों के अंदर लावा के जमने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी चट्टानी चूर्ण का गुलावा गाढ़ा लसलसा पदार्थ है, तो भूपर्पट्टी के अंदर वो कहलाएगा मैग्मा। भूपर्पट्टी को तोड़कर यदि बाह्य भाग में निकलता है तो वो कहलाता है लावा। तो ये भी पूछा जा सकता है लावा और मैग्मा में अंतर क्या है? तो बेसिकली पृथ्वी की भूपर्पट्टी के अंदर है वो गुलाब गाढ़ा लसलसा पदार्थ, वो तो कहलाता है मैग्मा। भूपर्पट्टी को तोड़कर चट्टानी चूर्ण का जो गाढ़ा लसलसा पदार्थ होता है वो बेसिकली कहलाता है मैग्मा कहलाता है। तो दूसरी स्थलाकृति हमने देख ली, ज्वालामुखी क्रिया है क्या है। थर्ड हम देखेंगे कि जल प्रपात से क्या तात्पर्य है। तो जल प्रपात के अंदर देखें जो ऊंची पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उच्च पर्वतीय ढालों पर यानी जो तटीय क्लिफ होते हैं, क्लिफ से जो ऊपर से जल नीचे गिरता है तीव्र गति से, तो वहां जल क्या बनाता है? जल प्रपात बनाता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये जो ऊंचा पर्वतीय भूखंड क्षेत्र है वहां से जल यानी तटीय चट्टानों से टकराता हुआ और ऊपर से दबाव ज्यादा होता है तो ऊपर यानी नीचे जब गिरता है तो यानी ये जो स्थलाकृति बनती है किसके द्वारा? यानी नदी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर यानी घाटी या तटीय क्लिफों से ऊपर जल जब गिरता है तो वो स्थलाकृति बनती है जल प्रपात। तो जल प्रपात के अंदर इस प्रकार परिभाषित करते हैं, जब नदी या कोई धारा ऊंची पर्वतीय खड़े ढाल अथवा आगे की तरफ निकला हुआ जो क्लिफ होता है, जैसे ये आगे की तरफ निकला क्लिफ के यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरता है तो उससे जो स्थलाकृति बनती है वो कहलाती है जल प्रपात कहलाता है। जैसे अपने देखें राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है वो यानी सबसे ऊंचा चूलिया जल प्रपात है वो बनाती है। भारत की सबसे यानी ऊंचा 260 मीटर ऊंचा प्रपात है महात्मा गांधी प्रपात, जो कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर यानी जो भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है वो गरसोपा भी कहते हैं उसको, और उसको ही कहते हैं क्या? महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी भारत के अंदर यानी प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो महानदी है जिस पर विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध ओडिशा के अंदर। यहाँ पूरे
केवटी जलप्रपात पाया जाता है कहां? महानदी पर। तो कई जलप्रपात हैं वो पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है भाई? एंजिल प्रपात। वो कहां है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका बताना है कि एंजिल प्रपात कितना ऊंचा है और कौन से देश के अंदर यानी स्थित है। तो ये आ जाता है जलप्रपात। तो रटने की आवश्यकता नहीं। जब नदी या तो नदी की कोई धारा ऊंचे पर्वतीय खड़े ढाल या क्लिफ से ऊपर से जब नीचे की तरफ जल गिरता है तो वो जो स्थलरूप बनता है वो कहलाता है जलप्रपात। इसके कारण कई बार वो नीचे कमजोर होता है तो अवमित कुंड का भी इस क्षेत्र के अंदर निर्माण हो जाता है। तो ये होगी कौन सी? थर्ड स्थलाकृति होगी क्या? नेक्स्ट स्थलाकृति की हम बात कर लेते हैं। जलप्रपात अपना हो गया। अब है कोल्डेरा क्या है? देखिए कोल्डेरा के लिए अपने इस डायग्राम का सहारा लेंगे। देखिए जब ज्वालामुखी की नली के माध्यम से लावा निकलता है तो लावा यानी ऊपरी भाग के अंदर कीपाकार आकृति के अंदर यानी एक छिद्र हो जाता है और उस छिद्र को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर बेसिकली क्या है? ज्वालामुखी के यानी जो शंकु होता है उसके ऊपर जो कीपाकार जो आकृति होती है उसको तो कहते हैं क्रेटर। तो क्रेटर में जब वर्षा का जल हो जाएगा तो उसे कहते हैं क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया यानी फर्स्ट ईयर के अंदर पूछा गया क्रेटर किसे कहते हैं या क्रेटर झील के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो रटने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इजी वे के अंदर इसको हम समझेंगे कि ज्वालामुखी के जो शीर्ष पर जो यानी शंकु के ऊपर कीपाकार आकृति का जो गर्त या जो गड्ढा होता है उसको बेसिकली क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर में जब वर्षा का जल भर जाता है उससे जो एक ऐसा झील बन जाती है उसको कहते हैं क्रेटर झील। महाराष्ट्र राज्य के अंदर यानी जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है वो माना जाता है। तो महाराष्ट्र की ये कई कंपटीशनों में एसएससी है, आर्मी है, जीडी की भर्ती में पूछा गया है। यानी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील कौन सी है और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित जो झील है वो क्रेटर झील है। तो क्रेटर झील के अंदर तो क्या होगा? कीपाकार गर्त यानी गड्ढा होगा जिसमें वर्षा का जल भर जाएगा तो वो क्रेटर झील बन जाएगी। तो एक नंबर का प्रश्न तो दो नंबर का सीधा वो क्रेटर क्या है तो रटने की आवश्यकता नहीं। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित जो कीपाकार आकृति का जो गर्त होता है जो गड्ढा होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर में जो वर्षा का जल भर जाता है तो उसको क्रेटर झील कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील का यानी एक सर्वोत्तम उदाहरण है वो माना जाता है। अब बात करते हैं कोल्डेरा क्या है। तो देखिए कोल्डेरा सीधी सी बात है क्रेटर का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? कोल्डेरा के रूप में जाना जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं। जब क्या हो क्रेटर का ऊपरी भाग या तो विस्फोट के द्वारा यहां से उड़ा दिया जाता है या ये भाग थोड़ा निमज्जित हो जाता है तो क्रेटर क्या हो जाएगी? विस्तृत हो जाएगी। तो इस प्रकार यानी क्रेटर का विस्तृत रूप बेसिकली क्या कहलाता है? कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। और कोल्डेरा का एक सामान्य अर्थ होता है कड़हा। कड़हा का मतलब क्या होता है? यानी विभिन्न प्रकार की शादी समारोह के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पकवान बनाए जाते हैं उन पकवानों के लिए बनाए जाने वाला जो यानी बड़ा कढ़ा होता है तो उसके आकार का होता है और इसलिए इसको क्या है यानी कढ़ा एक सामान्य बेसिक अर्थ इसका होता है। तो यानी कोल्डेरा का सामान्य अर्थ कढ़ा होता है यानी एक बड़ा बर्तन होता है जो ज्वालामुखी के ऊपरी भाग के अंदर यानी दो तरीके से बनता है। या तो क्या हो गया नीचे से ज्वालामुखी नली के अंदर विस्फोट हो तो ऊपर वाला शंकु डाल दिया जाता है तो एक विस्तृत गड्ढा बन जाता है। या क्या हो ज्वालामुखी का जो क्रेटर है उसके अंदर धसाव की क्रिया हो जाए जिसके कारण एक विस्तृत यानी लंबा चौड़ा यानी गर्त बन जाता है। उस गर्त को ही क्या कहा जाता है? कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। देखिए जापान का आंसो कोल्डेरा है। आंसो कोल्डेरा जिसकी परिधि की बात करें 112
वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व का सबसे बड़ा कोल्डेरा का उदाहरण है जापान का आंसो कोल्डेरा, जिसकी परिधि की बात करें तो 112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो रटने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इजी वे के अंदर हम समझ रहे हैं। क्यों भाई अतुल पुनिया, सही है ना, समझ में आया? बिल्कुल। तो इसमें देखिए यानी कोल्डेरा का सामान्य अर्थ है कड़हा, यानी जब ज्वालामुखी क्रेटर के ऊपरी भाग या तो हो जाए विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया जाता है या ये भाग निमज्जित हो जाता है, तो जिसके कारण एक विस्तृत लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर यानी गड्ढा बन जाता है, उसको ही कोल्डेरा कहते हैं। दूसरा इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो यानी जो क्रेटर का विस्तृत रूप कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया कौन सा, कोल्डेरा स्थलाकृति अपने कंप्लीट है वो कर दी। अब हम नेक्स्ट स्थलाकृति की तरफ जाएंगे। अब हम देखेंगे वलन को परिभाषित कीजिए। तो हम वलन के अंदर बिल्कुल इजी वे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो दिमाग में समझना है कि वलन पृथ्वी के अंतर्जात बल के द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। आपको पता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो प्रकार के बल लगते हैं, एक तो ऊर्ध्वाधर लगता है, एक लगता है क्षैतिज। तो जो बेसिकली अपना वलन है पृथ्वी के क्षैतिज बल का परिणाम है। अब हम इसको परिभाषित इस प्रकार करें तो पृथ्वी के अंतर्जात बल, और अंतर्जात बल में कौन सा है, जो क्षैतिज बल। और क्षैतिज बल भी देखिए दो तरीके से कार्य करता है। जब बल आमने सामने कार्य करे तो उसे तो कहेंगे संपीड़नात्मक बल, यदि बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो उसे कहते हैं तनाव मूलक बल। तो तनाव मूलक बल की वजह से भ्रंश का निर्माण होता है और संपीड़नात्मक बल की वजह से यानी चट्टानें संपीड़ित हो जाएगी और लहरदार आकृति में बेसिकली क्या पड़ जाएगा, मोड़ पड़ जाएगा। उस मोड़ को ही क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो वलन को बिल्कुल इस इजी वे में समझेंगे। पृथ्वी के अंतर्जात बल, अंतर्जात बल में कौन सा, क्षैतिज बल, और क्षैतिज बल में भी कौन सा भाई, आमने सामने वाला बल। और सामने वाले बल को ही क्या कहते हैं, संपीड़नात्मक बल की वजह से चट्टान में जो लहरदार आकृति में मोड़ पड़ जाते हैं, उन मोड़ों को ही बेसिकली क्या कहा जाता है, यानी वलन कहा जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं, पृथ्वी का अंतर्जात बल, अंतर्जात बल में क्षैतिज बल और क्षैतिज बल में संपीड़नात्मक बल की वजह से चट्टान में जो लहरदार आकृति में जो मोड़ पड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है भाई, वलन कहा जाता है। और वलन के अंदर देखें तो क्षैतिज चट्टानें कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, क्षैतिज संपीड़नात्मक बल किस गति से लग रहा है, उसके आधार पे वलन कई प्रकार के होते हैं। सामान्य वलन और खुला वलन, बंद वलन, शैल वलन और कई पर एक वलन, दिग्नत वलन, कई प्रकार के वलनों का निर्माण होता है, जिसका हमने अलग से वीडियो बनाया। वलन किसे कहते हैं, वलन के प्रकारों को समझाइए। 7 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो उस वीडियो का भी आप अवलोकन करें। तो ये हो गया कौन सा, वलन को परिभाषित कीजिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रूपांतरित चट्टान का अर्थ बताइए या रूपांतरित चट्टान को परिभाषित कीजिए। तो रूपांतरित चट्टान के अंदर हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। देखिए इसके अंदर दिखाया गया है कि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के अंदर सर्वप्रथम जो चट्टान बनी आग्नेय चट्टान है। तो सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टान है, चूंकि उस आग्नेय चट्टान पर अपर्दन हुआ, अपर्दन से जो यानी परत दर परत जमने से बनी परतदार चट्टान बनी। और जब उन परतदार या अवसादी चट्टान पर ताप और दाब जब लगता है तो वो क्या बन जाती है, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो रटने की नहीं की आवश्यकता नहीं। जब किसी चट्टान पर क्या लगे, ताप और क्या लगे, दाब की वजह से क्या हो उस चट्टान के अंदर, सीधी सी बात करें तो जब ताप और दाब लगता है तो उस चट्टान का क्या,
रूप रंग गुण धर्म के अंदर परिवर्तन आ जाता है। चट्टान पिछले की अपेक्षा कठोर हो जाती है, थोड़ा मजबूत हो जाती है, रंग के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी रूपांतरित चट्टान यानी ऐसी जो चट्टान है जिसका गुण धर्म रंग रूप में परिवर्तन आ गया है वो रूपांतरित चट्टान है। क्योंकि उस चट्टान की क्या होगी, काया पलट होगी, इसलिए इसको कहा जाता है कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। रूप परिवर्तन होता है इसलिए इसको क्या कह दिया, रूपांतरित चट्टान के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। चट्टान का परिवर्तन होता है इसलिए इसको उपनाम से जाना जाता है, परिवर्तित चट्टान के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाता है। देखिए ये ज्वालामुखी चट्टान है, ये इधर परतदार चट्टान है और ये नीचे पाताली आग्नेय चट्टान है। जब नीचे से ताप लगेगा तो उसके आसपास की चट्टानें हैं वो सख्त हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। जैसे चूना पत्थर है संगमरमर में परिवर्तित हो गया, किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इस प्रकार यदि हम देखें तो रटना की आवश्यकता नहीं। जब किसी चट्टान पर ताप तो नीचे से आएगा, दाब की वजह से उस चट्टान के रूप रंग गुण धर्म के अंदर जब परिवर्तन आ जाता है, उसकी मूल स्ट्रक्चर में जब परिवर्तन आ जाता है तो वो परिवर्तित चट्टान ही रूपांतरित चट्टान कहलाती है। क्योंकि रूपांतरित चट्टान का जो पूर्व की चट्टान है उसकी क्या हो जाती है, कायापलट हो जाती है, इसलिए इसी चट्टान को कायांतरित चट्टान के रूप में जाना जाता है। किसी प्रकार से परिभाषित करें तो आप वार्षेश्वर जैसे भूगोलवेत्ता है उन्होंने भी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण बताया कि रूपांतरित चट्टान वे हैं जिनके बिना विघटित हुए रूप व संरचना में परिवर्तन होता है। यानी इस चट्टान का परिवहन नहीं होगा, अपने आसपास में ताप और दाब की वजह से उनके गुण धर्म में परिवर्तन हो जाता है, वो चट्टान कहलाती है रूपांतरित चट्टान। तो वार्षेश्वर ने क्या कहा कि रूपांतरित चट्टान वे हैं जिनके बिना विघटित हुए रूप तथा संरचना में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उसे ही बेसिकली क्या कहा जाता है, रूपांतरित चट्टान के रूप में जाना जाता है। देख लीजिए अनाच्छादन 30वीं बार पूछा गया 2019 में 20 के अंदर एमए परिवेश के अंदर भी पूछा गया है। जैसे पिछला हमने एमए परिवेश में अनाच्छादन प्रक्रिया को समझाइए 2018 वाले में, 19 में सीधा दे दिया अनाच्छादन क्या है, तो रटने की आवश्यकता नहीं, एक बार दोबारा अपने क्या है इसको रिपीट कर देते हैं। तो यदि हम देखना चाहें कि अनाच्छादन क्या है तो सीधी सी बात है अपक्ष और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनाच्छादन के रूप में कहलाती है। और अनाच्छादन के अंदर स्थैतिक तथा गतिशील दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर चट्टानें अपर्दित होगी तो वो हो जाएगा परिवहन, अपने स्थान पर टूट कर बिखरेगी वो हो जाएगा अपक्ष। तो अपक्ष स्थैतिक क्रिया है, अपर्दन गतिशील क्रिया है, और दोनों का समेकन ही क्या है, अनाच्छादन के रूप में जाना जाता है। अब आता है भू आकृतिक विज्ञान को परिभाषित। इससे ऊपर वाले प्रश्न है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, यानी सारी के सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये दो प्रश्न है परिवेश के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम देखते हैं। भू आकृतिक विज्ञान को परिभाषित कीजिए। देखिए भू आकृतिक विज्ञान जिसको कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना। जियो का मतलब पृथ्वी, मार्फो का मतलब स्वरूप और लॉजी का मतलब अध्ययन। पृथ्वी के स्वरूप का अध्ययन ही क्या है, भू आकृतिक विज्ञान है। यानी पृथ्वी के जो स्वरूप है या द्वीप है, पृथ्वी के जो उचावच हैं उनका अध्ययन ही बेसिकली क्या है, भू आकृतिक अध्ययन है। ये तो इसका क्या हो जाता है, सामान्य अर्थ हो जाता है। एक भूगोलवेत्ता है वार्षेश्वर, तो वार्षेश्वर ने क्या कहा कि भू आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उचावचों का व्याख्यात्मक अध्ययन है। यानी हमारी पृथ्वी ग्लोब पर देखें तो ग्लोब के अंदर सीधी सी बात है 71% भाग पर जल मंडल है, 29% भाग पर जल मंडल है। तो वार्षेश्वर ने क्या, पृथ्वी के यानी भू आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के उचावचों का व्याख्यात्मक अध्ययन है। यानी पृथ्वी के अंदर जो दिखाई देने वाले जो उचावच हैं उनका, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, वृक्ष हो, घाटियां हो, उनका व्याख्यात्मक अध्ययन क्या है, भू आकृतिक विज्ञान है। लेकिन इसके बाद यानी चूंकि 73% भाग में भी उचावच पाए जाते हैं, इसमें हमने पिछली वीडियो में अध्ययन भी किया था। तो उसके बाद एक परिभाषा निकल के और आई, थॉर्नबरी महोदय ने क्या कहा कि भू आकृतिक विज्ञान स्थूल रूपों का विज्ञान है।
यानी सतल रूपों का विज्ञान है। लेकिन उसने क्या कह दिया, इसके अंदर आगे जोड़ दिया, अंतः सागरीय ऊंचाऊचों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो हमारे पृथ्वी के स्थलमंडल जो 29% भाग पर है, जलमंडल जो 71% भाग पर फैला हुआ, उन सभी का जो यानी व्याख्यात्मक जो वर्णन है वो क्या, भू आकृतिक विज्ञान है। तो वाशिष्ठ ने क्या कह दिया, भू आकृतिक विज्ञान ऊंचाऊचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। थॉर्मनी ने उसको परिभाषा को और बड़ा कर दिया कि भू आकृतिक विज्ञान सतल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतः सागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये हो गया क्या, भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा होगी। इसका हमने अलग से वीडियो भी बना रखा है, भू आकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भू आकृतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन कीजिए। तो बड़े प्रश्न के रूप में वो प्रश्न इंपोर्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे अपवाह क्रम क्या है। तो अपवाह क्रम या जिसको कहते हैं अपवाह तंत्र, तो देखिए एक मुख्य नदी होती है और नदी के अंदर कुछ सहायक नदियां होती है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, और एक मुख्य नदी तथा एक उनकी सहायक नदियां जिन जिन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को सींचती है, वो उसका कहलाता है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र या इसी को कहते हैं क्या, अपवाह क्रम। तो अपवाह क्रम के अंदर नदी तथा उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित एक अपवाह क्रम या एक अपवाह व्यवस्था होती है, जिसके अंदर नदियों का ज्यामितीय विन्यास और उनसे निर्मित जो पैटर्न या जो प्रतिरूप होता है उसको बेसिकली अपवाह तंत्र कहते हैं। तो सीधा सा सटीक उत्तर है, मुख्य तथा सहायक नदियों का जो अपवाह क्षेत्र होता है वो कहता है अपवाह तंत्र। जैसे मैं बात करूं गंगा, और गंगा के अंदर उत्तरवर्ती नदियां, दक्षिण की नदियां जिन जिन क्षेत्रों को सींचती हुई प्रवाहित कहलाती है वो उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। और अपवाह क्रम के अंदर नदी उच्च ढाल से निम्न ढाल की तरफ बहती है, जैसे हमारा जो पश्चिमी घाट है, इसके अलावा विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली और ये वाला जो क्षेत्र इधर का जो अपवाह क्रम है वो अरब सागरीय अपवाह क्रम है। और इधर देखते हैं तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम पाया जाता है, और उसको हम जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। तो जल विभाजक रेखा पश्चिमी घाट है, विंध्याचल, सतपुड़ा, इधर ये अरावली और इधर ये हिमालय तक, इसके पश्चिम में अरब सागरीय अपवाह क्रम है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम है, वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो आज हमने क्या है, यानी इन बीए पार्ट फर्स्ट के साथ साथ एमए परिवेश के अंदर ये पेपर आया हुआ है 2019 के अंदर, उस प्रश्नों का हम विश्लेषणात्मक व्याख्या की, बिल्कुल इजी वे में डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से हमने इसका अवलोकन किया। इसके साथ चूंकि कॉलेज के अंदर इन ऑफलाइन क्लासेस में भी इन प्रश्नों को रिपीट करवा रहे, तो इसी के साथ इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।